हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। स्टार्ट करें नेक्स्ट। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आते हैं अपन लोग। इससे पहले क्या सीखा था, याद है आप लोगों को? अपन लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखा था। तो इसके बाद किसकी बारी आनी है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सीखना है अपने को, अपन जानना चाहते हैं प्रोटॉन डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई, क्या कैसे किसने की, सब कुछ जानते हैं ना। तो देख, पहले जो भी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, जो जैसे थॉमसन ने की थी, उसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की तो जब ये चर्चा चल रही थी, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो मेन पॉइंट ये था कि जो कैथोड रे है वो किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करती। जिन जिन बातों पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं आई, तो लोग उनकी डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी को प्रूव करना चाह रहे थे। वो जो इंडिपेंडेंसी आ रही थी, तो देख रहे थे यार ये किस किस बात से, ये कैसे कैसे इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही थी, सब लोग कर रहे थे। ठीक है। तो गोल्डस्टीन भी उस टाइम पर वही काम कर रहा था। गोल्डस्टीन जो काम कर रहा था एक्चुअली, वो इलेक्ट्रोड पे काम कर रहा था, जो प्लेट ऑफ इलेक्ट्रोड थी उस पर काम कर रहा था। उसने बोला था, जब जे थॉमसन ने बोला कि भाई इलेक्ट्रोड की साइज और शेप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसने कहा ठीक है, जब साइज और शेप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कैथोड रे की, तो मैं क्यों ना इसको चेंज करके देखता हूँ शेप को। तो उसने एक डिस्क ली और उस डिस्क में कुछ होल्स बना दी, बड़े बड़े सर्कुलर। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको रिप्लेस किया, जैसे अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसको कैथोड की तरफ रिप्लेस किया कि कैथोड से रे निकल रही है, तो क्यों ना इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, ताकि कैथोड रे पे कोई डिपेंडेंसी है या नहीं पता चल जाएगा। तो सेम एक्सपेरिमेंट उसने रिपीट किया। वो 10,000 वोल्ट, वही बल्ब, वही की लगाई और सब कुछ सेम था, लेकिन एक नई चीज ऑब्जर्वेशन मिली, एक नई ऑब्जर्वेशन मिली। क्या? इस बारी क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो कैथोड है, पहले तो ये देखा गया केवल एनोड के पीछे वाला हिस्सा फ्लोरोसेंस के कारण थोड़ा चमक रहा था, फ्लोरोसेंस हो रहा था। तो अब कैथोड के पीछे भी कुछ चमक रहा था हिस्सा, जो उसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार, जब एनोड के पीछे वाला चमक रहा, जिसका कारण क्या था कि कैथोड रे निकली होगी और पीछे जाकर कहीं कोलाइड की होगी, उसकी वजह से चमक रहा होगा। ठीक है। तो नई चीज क्या देखने को मिली कि कैथोड के पीछे क्यों कर रहा है, चमक रहा है। तो उसने एक नया फंडा दे दिया कि जिस तरह से जिस तरह से कैथोड रे निकली है, कैथोड से एनोड की तरफ गई है, वैसे ही एक और रे जो जे थॉमसन नहीं देख पाया, उसको डिस्कवर नहीं कर पाया, वो मैं कर रहा हूं। उसने बोला कि सेम टू सेम एक रे और है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो उसने उस पर डिस्कवरी स्टार्ट की, लेकिन उसने वही फील्ड गैस पर उसकी जो नेचर थी, या ऐसा बोल स्पेसिफिक चार्ज था, डिपेंड करता या नहीं करता, जो अंदर भरी हुई गैस पे है, वो चेक करना चाह रहा था। वो चेंज हो रही थी अंदर भरी हुई गैस के चेंज करने पर, जो स्पेसिफिक चार्ज था एनोड रे का, जिसको उसने एनोड रे नाम दिया, वो चेंज हो रहा था। इसको देख के वो हैरान था, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर क्या किया गया, यार ये केस पे डिपेंड करती है, मतलब कुछ और चीज है, ये कोई एनोड से निकलने वाली चीज नहीं है। जब गैस पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब कोई गैस की प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे में है, जो उसने इंट्रोड्यूस किया एनोड रे के टर्म में, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी, ये ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं थी उनके पास कि एनोड से निकली है और कैथोड में गई है। बस इतना पता था कि इसकी डायरेक्शन क्या है, एनोड से कैथोड की ओर, इसलिए लोगों ने इसको एनोड रे नाम दे दिया था। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, दे आर आयोनाइज। फिर पता चला यार डिपेंडेंसी है। तो फिर बाद में काफी टाइम बाद पता चला कि एक्चुअली वो क्या है, जो पार्टिकल थे ना, वो आयोनाइज गैसियस पार्टिकल थे यार। वो आयोनाइज गैसियस पार्टिकल थे एनोड रे में। ठीक है। जो पार्टिकल थे, जैसे हीलियम है, तो हीलियम क्या हो गया, He+ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, हीलियम जब एटम पड़ा था उस गैस में, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। और कैथोड रे जो थी, कैथोड रे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम होती है कैथोड रे। सिंपली कैथोड रे का मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है। वो इतने तेजी से आते थे, तो टकराएंगे इस एटम से, तो कंफर्म इस एटम से टकराएंगे, तो क्या करेंगे, इस एटम के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चल लेंगे। और जब अपने साथ लेके चले गए, तो हीलियम के साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ एक इलेक्ट्रॉन तो उसका गया, और एक तो निकालने वाला, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अल्टीमेटली हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हीलियम प्लस नहीं बन गया क्या? ठीक है। तो हीलियम कन्वर्ट हो गया हीलियम प्लस के अंदर। लेकिन जो मॉलिक्यूलर गैस थी, या ऐसा बोल दो इसमें बॉन्ड प्रेजेंट था, उसमें क्या हुआ, तो उसमें क्या हुआ, जैसे पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकला। तो पहले हीलियम को ट्राई किया, इनर्ट गैस ऑब्वियस सी बात है कि कोई रिएक्शन ना हो जाए। उसके बाद हाइड्रोजन को फिल किया गया। हाइड्रोजन को तो फिल किया गया, तो जो पार्टिकल मिला, जो आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल मिला, वो सबसे स्मॉलेस्ट था।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका मास सबसे कम आया था, उसका चार्ज कितना आया था, उसका चार्ज आया था प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड मास कितना आया था 1.67 इन 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको अपन 1 AMU भी बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 U। ओके, चलो, तो जो H प्लस था एक्चुअली सबसे छोटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर एक और पार्टिकल डिस्कवर हो गया जिसका नाम प्रोटॉन रखा गया, और हाइड्रोजन से ही पता चला क्योंकि पता था हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, फिर पता चला जो बचा हुआ पार्टिकल हाइड्रोजन के अंदर उसका नाम क्या रखा, प्रोटॉन। वो अब एक पार्टिकल बच गया जिसका नाम दिया गया प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन था वही एनोड रे का एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट था, या ऐसे बोल दो कि एनोड रे जैसे कैथोड रे के जो पार्टिकल थे वो कौन थे, इलेक्ट्रॉन थे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, वैसे एनोड रे में क्या है, बीम ऑफ आयनाइज्ड गैसेस पार्टिकल। तो सर ऐसी क्या खास बात थी कि वो एनोड से कैथोड की तरफ गए? अब यार आयनाइज्ड गैसेस पार्टिकल उसमें प्लस चार्ज आएगा, आयोनाइज होने पर कंफर्म इलेक्ट्रॉन यूज करने पर प्लस चार्ज आएगा। अब एनोड से तो जुड़ी प्लेट है, एनोड इलेक्ट्रोड वो इस पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी रहती है, तो पॉजिटिव चार्ज होगी, अब पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है रिपल्सन, कैथोड नेगेटिव तो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी क्या? जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो इसकी तरफ आएगी, जब आएगी तो डायरेक्शन पता चल गई ये वाली। उसके बाद एनोड रे डिपेंड्स ऑन फील्ड, ये सिंपल सी बात है, आपने जो गैस फील्ड की है उस पर डिपेंड करेगी, मतलब उसका जो E/M रेशियो स्पेसिफिक चार्ज है वो डिपेंड करना ही था। और इस तरह से अपन ने क्या देखा कि एक गैस के आयोनाइज पार्टिकल ही एक्चुअली एनोड रे है। समझ आई बात? तो डिफरेंस क्या हुआ कैथोड रे एनोड रे में? कैथोड रे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन कुछ भी चेंज कर दे वो अपना वैसे ही रहता है, इलेक्ट्रोड चेंज कर दे, फील्ड गैस चेंज कर दे, प्रेशर चेंज कर दे, वोल्टेज चेंज कर दे, बल्ब चेंज कर दे, कुछ भी चेंज करे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जब एनोड रे की बारी आती है तो एनोड रे में क्या है, गैसेस पार्टिकल है, वो गैस अलग अलग भरेगा तो पार्टिकल चेंज होगा, और पार्टिकल चेंज होगा तो E/M रेशियो चेंज होगा, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया, और हर पार्टिकल का, हर गैसेस पार्टिकल का मास डिफरेंट होता है। आगे बात समझ में? और हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन क्यों डिस्कवर हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट मास का एलिमेंट था। इसका मतलब यदि इसको डिवाइड कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया है, तो बचा हुआ सबसे छोटा पार्टिकल नहीं बच जाएगा क्या? समझ आ गई बात? तो हाइड्रोजन का आयोनाइज्ड फॉर्म जो था वही प्रोटॉन था, और एक गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या बनता है, डिपेंडेंसी क्या होता है कि एनोड रे क्या है, उसकी डिपेंडेंसी क्या है, आयोनाइज्ड गैसेस पार्टिकल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है पेपर्स में, IIT में एक दो बार सब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस एनोड रे को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट अपना क्या है, अब अपना जो नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में यही एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अपने कोर्स में नहीं है किस एक्सपेरिमेंट से हुई, हाँ इतना पता है कि किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। ठीक है, और ये डिस्कवरी किस तरह से हुई, एक्चुअली वो भी रेडियो एक्टिव पे ही काम कर रहा था, जब सब्सटेंस को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब किसी भी मेटल पे गिरा रहा था, तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले जिनका मास बहुत कम था, तो पता चला ये जो पार्टिकल्स है वो लास्ट वो पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, न्यूट्रॉन इसलिए क्योंकि उसमें चार्ज न्यूट्रल था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। ठीक है, चलो उसके अलावा अभी तक अपन ने जो तीनों पार्टिकल सीखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, उन तीनों का चार्ज एंड मास अपन एक साथ लिख लेते हैं ताकि अपने को बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बच्चों, और जो न्यूट्रॉन था उसका चार्ज न्यूट्रल था लेकिन मास कितना था, एग्जैक्ट सेम एज प्रोटॉन। तो देख अभी तक जो पार्टिकल आया मार्केट में, ये पार्टिकल पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, उस पर चार्ज कितना था, इस पे था माइनस का 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम, इस पे कितना था प्लस का 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम, इस पे 0। फिर क्या था, मास था इसका कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg या 28 ग्राम लिख दो, क्योंकि मैं आगे भी ग्राम में लिखूंगा, 1.67 या 667 लिखते हैं, इंटू 10⁻24 ग्राम, और इसका भी सेम था 1.67 10⁻24 ग्राम। उसके अलावा कुछ पार्टिकल और है जो काम में आते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे बीटा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता क्या है, He+2 हीलियम का डाइआयोनाइज्ड पार्ट होता है, और इसका जो चार्ज होगा प्लस का 2 हो गया तो 2 इंटू प्लस का प्लस रहेगा है जैसे मेंटेन 1.16 10⁻19 कूलम,
क्योंकि प्लस का 2 चार्ज होने प्लस का 2 प्रोटॉन वाला चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, इसमें देख 2 ही He में 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तब He प्लस बना, लेकिन अभी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो चार्ज कितना आ गया माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इस पे जो मास होता है सेम टू इलेक्ट्रॉन का जैसे ही होता है 10⁻28 ग्राम, ठीक है। तो मेनली अपने को ये जितने भी अपने पार्टिकल लिखे हैं, हर एक पार्टिकल का आपको चार्ज भी याद रखना पड़ेगा और उसका मास भी याद रखना पड़ेगा, कि क्वेश्चंस में आपको नहीं गिवन रहता जनरली। और यदि गिवन भी है ना, तो आपको इसको देख के जब डेटा लिखोगे, कंपेयर करोगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा बजाय कि आप याद करके काम करोगे, ठीक है। चल अब देख, अब भी तेरे को कोई डाउट लग रहा है, हाँ साहब मेरे को डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस बॉक्स में तेरे को एक लिंक मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उस ग्रुप में एक अच्छा सा डाउट रूम बना हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वहां अपने डाउट पूछते हैं, तुम भी पूछो यार, ठीक है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो करना ही है अपने को, ठीक है। चलो इसको यहीं तक रखते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।